तो फीड सैंपल में अपना जो प्रोटीन टेस्टिंग करेंगे, फूड प्रोटीन जो होता है उसको टेस्टिंग करने के लिए कुछ हमको ग्लासवेयर चाहिए रहते हैं, उसके हमें कुछ रिएजेंट चाहिए रहता है। तो ग्लासवेयर में हम जब बात करेंगे तो वहाँ पास में आता है हमारा एक मेजरिंग सिलेंडर रहता है 100 ml का और 50 ml का हम वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उसके अलावा हमारे पास में कोनिकल फ्लास्क है। यदि रिएजेंट की बात करूँ तो सबसे पहले हमारा आता है मिथाइल के बाद में हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड के बाद में जो हमारा आएगा वो हमारा पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद हमारा कॉपर सल्फेट और लास्ट में हमारा जो है वो है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हमारा जो रिएजेंट है वो पूरा अपना कंप्लीट है। और रिएजेंट के अलावा यदि कहें तो हमको दो मेन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। एक हमारा होता है डाइजेशन यूनिट का, और डाइजेशन यूनिट के बाद में जब वहां से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो वो हमारा आता है डिस्टिलेशन यूनिट में। तो ये सारा हमारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद में हमारा क्या है कि सबसे पहले तो हमको रिएजेंट तैयार करना है। तो रिएजेंट तैयार कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो जैसे हम यदि मिथाइलेट तैयार करेंगे तो मिथाइलेट तैयार करने के लिए हमको 1 ग्राम मिथाइलेट लेना है और उसको 100 ml एथेनॉल के साथ में मिक्स करके एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में फिल कर लेंगे। इससे हमारा जो पहला रिएजेंट है अपना तैयार हो जाएगा। दूसरा नंबर पे हमारा जो बात करेंगे तो 40% हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा तो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसको 100 ग्राम यूज करेंगे और उसको 250 ml के डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। हमारा सेकंड अपना जो रिएजेंट सॉल्यूशन है वो अपना तैयार हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो हम एट द टाइम ऑफ डाइजेशन यूज करेंगे। पोटेशियम सल्फेट को भी एट द टाइम हम डाइजेशन यूज करेंगे। और उसके अलावा जो हमारा एक तैयार करते हैं वो होता है हमारा 0.1 आरएमएनटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा 0.1 आरएमएनटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको तैयार करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको यदि हमको 1000 ml के लिए तैयार करना है तो उसके लिए हमको 4 ग्राम अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना पड़ेगा और उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर के साथ में डिसॉल्व करने के बाद उसको हम 1000 के जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको हम लोग मेकअप कर लेंगे। इससे हमारा जो 0.1 आरएमएनटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो 0.1 आरएमएनटी जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब हम उसको तैयार करेंगे तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है तो इसको हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम 2.75 ml का हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेंगे और उसके अलावा हम उसको 1 लीटर अपना जो डिस्टिल वाटर है उसे डिसॉल्व करके हम तैयार कर लेंगे। तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है 2 ग्राम सैंपल की। पहले हम 2 ग्राम सैंपल ऐड करेंगे। इसके बाद में हम कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर सल्फेट हमको डालना है 0.4 ग्राम का। इसके बाद कॉपर सल्फेट को भी हम राउंड फ्लास्क में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हमारा जो लास्ट बचा हुआ है ये है अपना पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट हमको यूज करना है 3.5 ग्राम। तो इसमें हमने 3.5 ग्राम का पोटेशियम सल्फेट ऐड कर दिया। इसके बाद में हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड को हम राउंड फ्लास्क में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में अब इसको हम डाइजेशन यूनिट में प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। एक ही ध्यान रखना है जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम इसको 80 पे सेट कर देंगे और सेट करने के बाद में हम लगभग 2.5 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे जब तक इसका कलर ब्लूइश ना हो। तो डाइजेशन के दौरान पे इसमें जो गैस बन रही है ना, ये सल्फर यहाँ पर से रिमूव हो रहा है तो ये इस तरीके से बाहर निकलता है और आके इस टैंक में अपना कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि अब लगभग हमारे 2.5 से 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे इसका हम सैंपल निकालेंगे और सैंपल निकालने के बाद में इसका हम आगे डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो अपना आगे बढ़ाएंगे। सैंपल निकालने के टाइम पे आप हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो कलर है वो लाइट ब्लूइश कलर का आ चुका है। इसको हम कोनिकल फ्लास्क में पहले ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद में जो ये कोनिकल फ्लास्क है इसको हम फिर 100 ml तक
फुलफिल कर लेंगे। वाटर डालते टाइम ध्यान रखेंगे वाटर मूवमेंट स्लो होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे हीट में है और ये हमारा पूरा डाइजेशन है वो अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम 10 ml जो हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया है वो पहले लेते हैं। और 10 ml जो हमने तैयार किया था 40% वाला NaMH उसको ले लेते हैं। इसके बाद में जो हमारे डिस्टिलेशन यूनिट है उसमें सबसे पहले हम सैंपल डाल देंगे। सैंपल के बाद में इसमें हम जो NaMH है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो क्या है, जो कंडेंस के बाद में जो पाइपलाइन निकली हुई है वो अपना सोल्यूशन पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, कहीं से पाइप मुड़ा हुआ ना हो। मुड़े होने से क्या होता है, कई बार उसमें जो वाटर वेपर जो आगे बढ़ने चाहिए वो बढ़ नहीं पाते हैं और कई बार पाइप खुलने चांसेस रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ईरर होगा वो ईरर नहीं संभावना बढ़ जाएगी। तो वो हमको इस चीज़ को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी हीटर है वो बॉइलिंग में आ चुके हैं और यहाँ से जो कंडेंस वाटर है वो अंदर सैंपल के पास जाना शुरू हो गया है। हम 0.1 R20 का NaMH का यूज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको अपना भर लेंगे। और जो ये पॉइंट है उस पॉइंट का एरिया हम चेक कर लेते हैं कि वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। ये हमारा 0 पे आ चुका है। उसको फिर हम टाइट्रेट करेंगे। कलर चेंजिंग मूवमेंट इसमें आना है। लाइट येलो कलर से इसको फिनिश करेंगे। जब ये लाइट येलो कलर का आ जाएगा, आने के बाद में इसकी हम रीडिंग ले लेंगे और सेम प्रोसेस हम करेंगे ब्लैंक के साथ में। प्रोसीजर सब सेम रहेगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, सैंपल नहीं रहेगा। तो दोनों का फिर रीडिंग लेने के बाद में उसका फिर हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। पहले हमारा नाइट्रोजन परसेंटेज में निकलेगा। इसके लिए क्या होता है, ब्लैंक माइनस सैंपल इंटू 0.1 इंटू 1.4007 इंटू 2। क्योंकि मेरा जो ब्लैंक का जो रीडिंग था वो 25 आया था, सैंपल आया था 16 इंटू 0.1 इंटू 1.4007 इंटू 2। जब इसे पूरा कैलकुलेशन हम कंप्लीट करते हैं तो ये हमारा आता है 2.521। इसके बाद में इसका हम CP परसेंट निकालते हैं। तो CP परसेंट इज इक्वल टू N इंटू 6.25। इसके बाद में हम CP परसेंट निकालते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकला हुआ है वो, और उसके साथ में हम 6.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नाइट्रोजन निकला था वो 2.521 इंटू 6.25 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15.75% हमारा क्रूड प्रोटीन हमको निकला है। तो आज हमने जो फीड सैंपल था उसमें CP जो परसेंटेज रहता है, जब मतलब क्रूड प्रोटीन जो परसेंट रहता है उसके बारे में देखा है। इसमें कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहली बात तो ये है कि जब हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो डाइजेशन के टाइम पे जो उसका सल्फर निकलता है
उसके लिए सल्फर को कलेक्शन करने के लिए एक टैंक जरूरी है। यदि वहां पर टैंक नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि आपको जो सल्फर है वो एयर में आएगा और एयर में आने के बाद में आपको सफोकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज क्या है, जब भी हम क्रूड प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के टाइम पे जो उसका डिस्टिलेशन यूनिट रहता है, तो डिस्टिलेशन जो यूनिट रहेगा उसके जितनी पाइपलाइन वगैरह हो उसको एक बार चेक कर लें, अच्छे से साफ रहना चाहिए। यदि वो ठीक से साफ नहीं रहा तो जो हमारा रीडिंग आएगा वो गलत आ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या, टाइट्रेशन के टाइम पे मेन होता है हैंडलिंग। जितना आपका हैंडलिंग अच्छा होगा उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा।